तो यार अगर आप भी केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, कैसे ला सकते हो। जब यार आप क्या करो, इस पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हो, तब जाके आपकी केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर पक्का होंगे। तो देख सकते हो यार, आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 50 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इन क्वेश्चन से यार आपके एग्जाम में कम से कम 15 से लेके 20 नंबर तक पक्का होंगे। देख सकते हो आपके 50 पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, 49 50 तक, ठीक है। पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। देख सकते हो पेपर में बार बार पूछे जाने वाले 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो देखो एकदम मस्त तरीके से 50 के 50 प्रश्नों को उत्तर सहित देखेंगे। और यार इतना जान लो, अगर केमिस्ट्री पे 70 में 70 लाने तो पूरी बुक के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्शन और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। आज की वीडियो पे हम आपके लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए पूरी बुक से, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 आपका विलियन से लेकर चैप्टर नंबर 10 जयावड़ू तक के, ठीक है। इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर इसका जो अगला वीडियो आएगा उस पर हम रिएक्शन देखेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आप क्या, अगर उतना तैयार कर लेते हो तो केमिस्ट्री में 70 में 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आज 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिनसे आपको 15 से 20 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो यार आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। अगर वीडियो आखिर तक देखते हो तो 15 से 20 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम पक्के, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और यार अगर चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपके पास, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए, ठीक है। राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए और इसकी सीमाओं को लिखिए। तो देखो यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा है और ये जान लो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिखा गया इसका कि राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। देखो परिभाषा हमने यहाँ पे लिखी है कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात कि किसी विलयन, मान लो कोई विलयन है, उसके वाष्पदाब का जो अवनमन होगा वो क्या होगा, विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर। तो वाष्पदाब में अवनमन का सूत्र होता है P माइनस पी नॉट बटे में पी नॉट, ठीक है। P माइनस पी नॉट बटे में पी नॉट को कहते हैं वाष्पदाब में अवनमन। और कहा गया ये किसके बराबर होगा, विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज। विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज का सूत्र हो जाएगा N1 बटे में N1 प्लस N2। बस सिंपल आपको ये सूत्र लिख देना, P माइनस पी नॉट बटे में पी नॉट इक्वल टू किसके बराबर, विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के। तो मोल प्रभाज क्या है, N1 बटे में N1 प्लस N2, यही लिख देना है। जहां P क्या है, ये वाला P है आपका विलयन का वाष्पदाब, P नॉट क्या है, विलायक का वाष्पदाब, और ये आपका P नॉट तो आपको पता ही चल गया विलायक का वाष्पदाब। यहाँ N1 क्या है, N1 है विलेय के मोलों की संख्या, N2 है विलायक के मोलों की संख्या। तो सिंपल ये जो आपका N1 बटे में N1 प्लस N2 ये क्या है, विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज है। और ये जो P माइनस पी नॉट बटे में पी नॉट है ये क्या है, विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम। अब पूरा प्रश्न पढ़ो क्या कहता है। पूरा प्रश्न कहता है राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। तो वाष्पदाब का अवनमन नियम तो ये हो गया कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और सूत्र लिखा P माइनस पी नॉट बटे में पी नॉट इक्वल टू N1 बटे में N1 प्लस N2, जहाँ P विलयन का वाष्पदाब, P नॉट विलायक का वाष्पदाब, N1 विलेय के मोलों की संख्या, N2 विलायक के मोलों की संख्या है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, कि इसकी सीमाएं लिखिए। राउल्ट का नियम कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक यह सीमित है उसकी सीमाएं आपको लिखनी है। तो देखो राउल्ट के नियम की सीमाएं है, इसकी पहली सीमा ये है कि राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, ठीक है। जो राउल्ट का ये आपका नियम है, ये जो राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम है, यह केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है, ठीक है। फिर कहा गया यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। यह नियम कहाँ लागू होगा, केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर ही लागू होगा। तीसरा नंबर है वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। जो वैद्युत अपघट्य के विलयन होंगे उन विलयनों में राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। तो ये है इसकी सीमाएं, ये था राउल्ट का नियम। इतना लिख देते हो तो आपका मस्त तरीके से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर साल ये आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपल ये परिभाषा थी आपकी और ये थी राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है। 5.85 ग्राम आपको क्या दिया गया है, सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर किस में घुला है, जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखो हम आपको सॉल्व कराते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो आपको दिया उसे नोट कर लो। आपको दिया गया 5.85 ग्राम क्या दिया गया, सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl। तो ये क्या हो जाएगा, जो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है ये हो जाएगा विलेय पदार्थ। क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ। ठीक है, तो ये 5.85 ग्राम आपको सोडियम क्लोराइड दिया गया है। फिर कह रहा है 200 मिलीलीटर जल, 200 मिलीलीटर जल। जो जो दिया हो क्वेश्चन पे उसे सिंपल नोट कर लो। ठीक है, तो आपसे कहा गया था 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो कि क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। फिर कहा गया 200 मिलीलीटर जल में घुला है, जल में घुला है। जो आपको दिया हो क्वेश्चन पे सिंपल उसी को नोट कर लो। ठीक है, आज से कहा गया था 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो कि क्या हो जाएगा, विलेय। अब कहा गया 200 मिलीलीटर जल में घुला, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, ये जो 200 मिलीलीटर ये क्या हो जाएगा, 200 मिलीलीटर। देखो मात्रक से देखो, मिलीलीटर में है तो ये क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। और किसका आयतन हो जाएगा, विलयन का आयतन। ये आपका किसका आयतन हो जाएगा, विलयन का आयतन हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर से आपको क्या निकालना है भैया, मोलरता निकालना है। तो मोलरता का सूत्र किसको किसको पता है, मोलरता का सूत्र देखो, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन और गुणा 1000 का। ठीक है, मोलरता का क्या सूत्र होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन और गुणे में 1000। अभी आपको आगे परिभाषा भी बताएंगे मोलरता की, उस पर भी आपको समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से सूत्र लिख लेते हैं। ठीक है, सिंपल हमने सूत्र लिख दिया मोलरता का कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन इंटू गुणा किसका हो गया, 1000 का। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है देखो बताते हैं सिंपल। यहाँ पर से आपको क्या क्या वैल्यू दी गई है। ठीक है, सिंपल जो जो दिया हो आपको यहाँ नोट कर देना। मोलरता को एक चीज़ जान लो, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर से लिखते हैं कैपिटल M इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। ठीक है, ये होता है विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला। और बटे में क्या लिखना है, विलयन का आयतन। ठीक है, बटे में क्या लिखना है आपको, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन आपको यहाँ पे दिया गया था 200 मिलीलीटर आयतन, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 200 मिलीलीटर। ठीक है, और गुणा किसका हो जाएगा, 1000 का। तो 1000 का गुणा कर देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। देखो क्या किया, आपको सूत्र दिया गया कि मोलरता का, मोलरता निकालनी थी तो हमने सूत्र लगाया मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन और गुणा हो गया 1000 का। आप देखो विलेय के मोलों की संख्या का भी एक फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। और आयतन आपको 200 मिलीलीटर दिया तो 200 लिख लिया और ऊपर 1000 का गुणा। अब आगे सॉल्व करो। M इक्वल टू भार, भार किसका है, विलेय का। विलेय NaCl है, NaCl का भार है 5.85, तो सिंपल 5.85 रख दो। और बटे में क्या आ जाएगा, अणुभार। अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से लिख देते अणुभार। अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। और देखो अगर यहाँ से हम 200 से 1000 को काट दें तो 200 से अगर 1000 को काटोगे तो क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि 2 पंचे 10 होता है। तो 200 से 1000 को काटोगे आ जाएगा 5। तो सिंपल यहाँ पे लिख देना है 5। ठीक है, आप देखो आगे सॉल्व करते हैं। सिंपल भार बटा अणुभार फॉर्मूला था, भार है 5.85 NaCl का, तो ये रखा। अणुभार बटे में ये आ गया। अब 200 से 1000 को काट दिया, 5 आ गया। आप देखो क्वेश्चन पे आगे क्या दिया है, आपसे कह रहा है कि और एक चीज़ जान लो, अणुभार आपको किसका निकालना है, विलेय का। विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार है ना मोलों की संख्या, तो अणुभार किसका निकालना है, विलेय का। विलेय कौन है, NaCl। तो आपको यहाँ पे NaCl का अणुभार निकालना होगा, NaCl का अणुभार निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि आपसे फॉर्मूला जो मोलों की संख्या का आपने लगाया है विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, आपको यहाँ पे अणुभार निकालना होगा। ठीक है, तो देखो सोडियम का आपको याद कर लेना, सोडियम का अणुभार होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, सोडियम का 23 होता है अणुभार, क्लोरीन का 35.5। तो यहाँ से सोडियम का रखो 23 प्लस लिखो क्लोरीन का लगाओ 35.5। ठीक है, और दोनों को जोड़ दो, यही आ जाएगा NaCl का अणुभार 58.5। कैसे निकाला, सिंपल सा है। देखो आपको ये याद कर लेना, सोडियम का होता है अणुभार 23, क्लोरीन का होता है 35.5। निकालना NaCl का है तो Na का लिखो पहले 23, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर क्लोरीन का लिखो 35.5, जोड़ दो 58.5। तो अणुभार की जगह क्या रख देंगे, 58.5। तो सॉल्व करो, कैपिटल M इक्वल टू 5.85 बटे में अणुभार कितना 58.5। ठीक है, और गुणे में 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिंपल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऊपर 2 अंक हैं दशमलव के बाद, यहाँ नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो नीचे एक 0 बढ़ा लो। देख लो ध्यान से, दशमलव के बाद 2 अंक थे, नीचे 1 अंक था, तो हमने एक 0 बढ़ा दिया। अब दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो
m इक्वल टू आ जाएगा 585 बट्टे में 5850, 585 बट्टे में 5850 और गुणे में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, 585 बट्टे 5850 गुणे 5। अब 585 से आप 5850 को काट सकते हो तो आ जाएगा 10। तो यहाँ से कैपिटल M इक्वल टू आ गया 5/10। ठीक है, आप जब 10 का भाग 5 में लगाओगे तो आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो M की जो वैल्यू आ जाएगी 0.5 आएगी। और मोलरता का मात्रक आपको याद कर लेना है। मोलरता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप देखो आपको बताएं पूरा शुरू से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये था आपका। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो आपने जो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड था ये जान लिया कि विलेय है, फिर 200 मिलीलीटर जल में घुला है तो 200 मिलीलीटर आयतन हो गया। फिर यहाँ से फॉर्मूला लगा मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे में विलयन का आयतन इंटू 1000। फिर आपने मोलों की संख्या का फॉर्मूला लगाया। देखो यहाँ तक आया था ना कि विलेय के मोलों की संख्या बट्टे में विलयन का आयतन, तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है भार बटा अणुभार। और आयतन आपको 200 दिया गया, 200 गुणे 1000 हो जाएगा, 200 को 1000 से काटा 5 आ गया। फिर भार आपने लिखा 5.85, अणुभार निकालना था। अणुभार किसका निकालेंगे, विलेय का। तो NaCl है विलेय, तो NaCl का निकाला 58.5। तो यहाँ से 5.85 बटे में 58.5 पूरा सॉल्व कर लिया तो M की वैल्यू आ गई 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एकदम आसानी से हमने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को भी। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2। अभी तो आपको 50 क्वेश्चन देखने जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये जान लो अगर 50 लगा लिए तो आपके 15 से 20 नंबर एग्जाम में पक्के होने, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो जो अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा परासरण तथा विसरण क्रिया में विभेद कीजिए, या कह सकते हो परासरण तथा विसरण क्रिया में अंतर बताइए। ठीक है, विभेद का मतलब होता है अंतर। तो देखो परासरण और विसरण क्रिया में अंतर बताते हैं या विभेद बताते हैं। तो एक तरफ आपको हेडिंग लगानी परासरण क्रिया, एक तरफ लगानी विसरण क्रिया। लिखते परासरण क्रिया क्या होती है। देखो परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। परासरण की जो क्रिया होती है इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। लेकिन जो विसरण क्रिया होती है इसमें क्या होता है, विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा अंतर या विभेद है कि परासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं। ठीक है, परासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं, लेकिन विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विसरित होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा अंतर हो गया कि परासरण में क्या होता है केवल विलायक के कण एक दिशा में जाते हैं, लेकिन विसरण में क्या होता है विलेय के भी जाते हैं और विलायक के भी जाते हैं। तीसरा है परासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं, और इसमें विसरण में है कि विसरण में विलेय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। ठीक है, चौथा अंतर यह है कि परासरण की क्रिया जो है केवल द्रव अवस्था में होती है, लेकिन जो विसरण क्रिया है ये ठोस, द्रव और गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है। ठीक है, तो ये है आपके परासरण तथा विसरण में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो जितने क्वेश्चन बता रहे हैं प्रीवियस पे 1-1, 2-2, 3-3 बार पूछे गए। ठीक है, तो एकदम अच्छे से आपको तैयार भी करना है क्योंकि एग्जाम में आने के इनके पूरे चांसेज है। ठीक है, तो परासरण और विसरण क्रिया में अंतर हो गया। ठीक है, अगला एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मोलरता की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है मोलरता की। तो देखो यहाँ से हमने लिखा किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, और यहाँ से मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर में ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, जैसा कि अभी आपको सॉल्व करके क्वेश्चन दिखाया था। ठीक है, तो ये मोलरता का सूत्र याद कर लेना। और देखो मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल M इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या बताया था, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। अगर हम विलेय के भार को स्मॉल w से प्रेजेंट करें तो w लिख देंगे, और अणुभार को स्मॉल m से डिनोट करें तो स्मॉल m लिख देंगे, और आयतन को v से तो v और ऊपर 1000 का गुणा। तो ये हो जाएगा मोलरता का सूत्र, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू v इंटू 1000। ठीक है, तो सिंपल ये है मोलरता की परिभाषा, एकदम आसानी से आप दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपके सॉल्व हुए। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप देखो जो अगला क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है मूल अंश को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मूल अंश क्या होता है इसको परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो मूल अंश क्या होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मूल अंश कहते हैं, और इसे x से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा गया यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा कि विलयन में उपस्थित, क्या लिखा, विलयन में उपस्थित
ठीक है। सिंपल क्या लिखा कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव, घटक या अवयव क्या है, जैसे दो अवयव होते ना विलयन में, विलेय और विलायक, तो उन्हीं की बात हुई कि कोई भी घटक जैसे विलेय हो या विलायक। तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर से आप लिख सकते हो माना विलयन में दो अवयव हैं, देखो कहाँ लिखा ना, माना विलयन में दो अवयव विलेय तथा विलायक है, यहाँ पे विलयन होगा, यहाँ पे सही कर लेना विलयन लिखना, माना विलयन में दो अवयव विलेय तथा विलायक है। ठीक है। क्या लिखोगे, माना विलयन में दो अवयव विलेय तथा विलायक है। तो अगर आपको विलेय का मोल अंश निकालना है तो वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का मोल अंश बराबर विलेय के मोल बट्टे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। और अगर विलायक का मोल अंश निकालना है तो विलायक के मोल बट्टे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। मतलब अगर विलेय के निकालो तो ऊपर विलेय का रख दो और बट्टे में विलेय प्लस विलायक, विलायक के निकालो तो ऊपर विलायक का मोल रख दो और नीचे विलेय प्लस विलायक। ठीक है। तो ये होता है मोल अंश और ये होता है इसका सूत्र। ठीक है। तो एकदम आसानी से आप लिख सकते हो ये, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है कि कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस का नियम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। कोलराउस का नियम बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है। क्या कहा गया, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य वे होते हैं जो विलयन में डालने पर क्या हो, आयनों में टूट जाए। जैसे HCl आपका एक वैद्युत अपघट्य है जो दो आयनों में टूट सकता है, H प्लस और Cl माइनस आयन में। ठीक है। तो वही चीज कहा गया, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यहाँ से हमने लिखा लैम्डा एम इनफाइनाइट। देखो लैम्डा एम इनफाइनाइट जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता, क्योंकि कहा गया है किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो ये जो लैम्डा एम और ये जो ऊपर लगा ये अनंत का चिन्ह है, या इंग्लिश में कहे तो इन्फिनाइट का चिन्ह है। ठीक है। तो जो लैम्डा एम इनफाइनाइट है इसे कहते हैं वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता, और HCl वैद्युत अपघट्य है। कहा गया ये धनायनों तथा ऋणायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो इसका धनायन कौन हो जाएगा, H प्लस, और ऋणायन कौन हो जाएगा, Cl माइनस। तो योग के बराबर होती है अर्थात प्लस के बराबर होती है। तो बस इतना ही आपको सिंपल लिख देना है कोलराउस के नियम में कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। लैम्डा इनफाइनाइट HCl इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। ठीक है। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। क्या होता है फैराडे का नियम। तो देखो हमने यहाँ पर से लिखा, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। क्या कहा गया, फैराडे का विद्युत अपघटन के प्रथम नियम में कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा W समानुपाती Q, जहां W क्या हो जाएगा, ठीक है, W समानुपाती Q, जहां W आपका क्या है, मुक्त पदार्थ की मात्रा। देखो कहा गया इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान या मात्रा। ठीक है। तो W क्या है, मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान है, और यहाँ पर Q क्या है, आपका विद्युत की मात्रा है। Q क्या है, विद्युत की मात्रा, क्योंकि आपसे कहा गया विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान जो कि W होगा वो समानुपाती किसके होगा, विद्युत की मात्रा के समानुपाती। तो W समानुपाती Q के, W है पदार्थ का द्रव्यमान, Q है विद्युत की मात्रा। तो पहला नियम आपका ये हो गया फैराडे का। दूसरा आता है फैराडे का विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। एक चीज जान लो, फैराडे का पहला नियम और फैराडे का दूसरा नियम दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो दोनों को तैयार कर लेना। देखो कहा गया फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। तो कहा गया इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। क्या कहा गया, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान जो होते हैं तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा,
ठीक है। अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, पहला जो आपका इलेक्ट्रोड उसका W1 है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर द्रव्यमान जो है W2 है, और जो आपका तुल्यांकी भार के समानुपाती कहा ना, तो पहले वाले का तुल्यांकी भार E1 है, दूसरे वाले का तुल्यांकी भार E2 है। तो यहाँ से W1 समानुपाती हो जाएगा E1 के और W2 समानुपाती हो जाएगा E2 के, जहाँ W1 और W2 पहले इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान है। E1 और E2 दोनों के तुल्यांकी भार हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला हो गया W1 बटे में W2 इक्वल टू E1 बटा E2। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया। ठीक है, ठीक है। परिभाषा एक बार फिर से पढ़ सकते हो फैराडे की विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम की, कि इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में समान मात्रा में वैद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। और सूत्र वहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ से सूत्र क्या हो जाता है, W1 समानुपाती E1 व W2 समानुपाती E2। यहाँ से क्या हो जाएगा, W1 बटे में W2 इक्वल टू E1 बटा E2। ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा W1 बटे में W2 इक्वल टू E1 बटा E2। आप देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों? क्वेश्चन को समझना, कह रहा है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम जो है हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम जो है वो क्या है, ठीक है, Al अर्थात एल्युमिनियम जो है आपका हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, कहा गया यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम अर्थात Al जो है हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल से इसकी क्रिया मंद होती है, इसी कारण से यह वायु और जल में स्थायी है। ठीक है, उत्तर आप समझ गए कि यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, कहा गया यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल से क्रिया इसकी मंद होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आता है जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों? ठीक है, जिंक और तांबे में से जो एक है वो अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता, ऐसा क्यों? तो यहाँ इसका भी उत्तर विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही दिया जाएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है, इसीलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है परंतु तांबा नहीं करता। ठीक है, जिंक जो है ये आपका क्या करता है, अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करता है लेकिन तांबा नहीं करता। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, दोनों को तैयार जरूर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो आपका कि विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका क्या मात्रक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक लिखिए। तो हमने इसका उत्तर लिखा कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है, कहा गया किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अर्थात किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस के को कप्पा कहते हैं। ठीक है, के को क्या कहते हैं, कप्पा। तो देखो कहा गया किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे ग्रीक अक्षर कापा या कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 1 अपॉन, और इसको क्या कहते हैं, रो। ये जो आपका इस टाइप से बना हुआ है इसे कहते हैं रो, जहाँ रो क्या है, रो है आपका, देखो ये विशिष्ट प्रतिरोध, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, क्योंकि आपसे कहा गया किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा, तो 1 बटे में रो, रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को के कहते हैं अर्थात कापा कहते हैं या विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। मात्रक इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, तो देखो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का है। तो कहा गया यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण अभिकारक का आणविक सांद्रण C हो तो उस समय अभिक्रिया का वेग dx/dt सांद्रण C के समानुपाती होता है। ठीक है, तो देखो अगर यार जितने, ये सोच लो जितने क्वेश्चन आपको बता रहे, अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो
आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा एग्जाम पे, ठीक है। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। तो कहा गया यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण अभिकारक का आणविक सांद्रण C हो तो उस समय अभिक्रिया का वेग dx/dt सांद्रण C के समानुपाती होता है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा dx/dt समानुपाती C, जहाँ dx/dt अभिक्रिया का वेग है और C क्या है, सांद्रण अर्थात सांद्रता है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला आ जाएगा, dx/dt, और जब समानुपातिक चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा और dx/dt बराबर हो जाएगा k × C, जहाँ k क्या है, k है आपका वेग स्थिरांक, k क्या है, वेग स्थिरांक है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप क्या करें, देखो जैसे dx/dt बराबर आया k × C, ठीक है। अगर हम यहाँ से C का मान 1 कर दें, ठीक है, ये जो आपका फॉर्मूला आया dx/dt इक्वल टू k × C, अगर हम यहाँ से C का मान 1 रख दें, C का मान क्या कर दें, 1 रख दें, ठीक है। देख सकते हो dx/dt इक्वल टू k × C आया, अगर यहाँ से C का मान 1 रख दे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, dx/dt इक्वल टू k, और यहाँ से परिभाषा बन जाएगी, अतः स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थ की इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। इकाई सांद्रण का मतलब समझते हो, मतलब जब सांद्रता 1 हो, इकाई का मतलब 1 से, ठीक है, जब सांद्रता 1 हो तब होने वाले अभिक्रिया के वेग को उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। तो ये थी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की, ठीक है। सिंपल पहले इस टाइप से आपको लिखना है, ये फॉर्मूला जनरेट करना है, फिर इसके बाद सांद्रण C कर देना है, C की वैल्यू 1, ठीक है, और फिर ये आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो अगला क्वेश्चन है, तापी गुणांक क्या है, अभिक्रिया के वेग से इसका संबंध लिखिए, ठीक है। तो देखो तापी गुणांक जो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। क्या कहा गया, तापी गुणांक जो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के दो भिन्न तापों, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का उसमें अंतर होगा, ठीक है, पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा वेग स्थिरांक का तापी गुणांक बराबर T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान बटे में T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान। देख सकते हो T और T + 10 में क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, इसलिए कहा गया तापी गुणांक 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर के दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आपको सिंपल लिख देना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगला है शून्य कोटि अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे हमने लिखा वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, उसे कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो वेग समानुपाती a⁻0। a क्या है, a है अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। तो a⁻0 अर्थात इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी कितनी, 0, 0 लिखा ना, तो 0 हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 0, जिस कारण से शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। उदाहरण लिखना है, उदाहरण लिख दो, H2 + Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती तो 2HCl बनता है। तो यहाँ से वेग समानुपाती हो जाएगा H2⁻0 और Cl2⁻0 की। अब दोनों की पावर में 0 है तो कोटि क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो अर्थात यह शून्य कोटि अभिक्रिया और इसका उदाहरण ये है, ठीक है। उदाहरण भी आपको लिखना है। अगर आपसे एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेता है शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक बताओ, तो यहाँ से व्यंजक लिख देना x = KT, जहाँ x अभिकारक एक ही वह मात्रा है जो t समय में अभिक्रिया करती है और k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ठीक है। तो ये आपका वेग शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक है, ठीक है, डेरिवेशन इसका। तो ये सिंपल आपको लिख देना है, तो आपके एकदम मस्त तरीके से शून्य कोटि अभिक्रिया वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो जो अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 15 प्रश्न को कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पे हमने लिखा वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसका वेग क्या होता है, केवल एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। मान लो वेग समानुपाती हो a⁻1 के, तो यहाँ पर इसकी पावर में 1 आता है, इस कारण से आपकी कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे इसके पहले वेग समानुपाती a⁻0 आया था तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, लेकिन अब पावर में 1 आएगा तो प्रथम कोटि। तो सिंपल वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, वेग समानुपाती a⁻1। उदाहरण देना है तो देख सकते हो, उदाहरण दे देना। सुक्रोज जो है C12H22O11, जब उसका जल अपघटन अर्थात H2O से अभिक्रिया H+ की उपस्थिति में होती तो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज C6H12O6 बनता है। ये आपको रिएक्शन लिखनी है, फिर लिखना है वेग समानुपाती
आती C12H22O11 की पावर 1, यहाँ से कोटि हो जाएगी 1, ठीक है, इसकी पावर में 1 तो कोटि हो जाएगी 1। ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और इसका व्यंजक याद कर लो, इसका व्यंजक होता है K = 2.303/T log बेस में 10 A/A-x, ठीक है, ये होता है इसका व्यंजक। अगर लिखना चाहो तो लिख देना, जहाँ K वेग स्थिरांक है, T समय है, A जो है A क्या है, A है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और x जो है x है T समय पश्चात की अभिकारक की सांद्रता। क्या बताया, K वेग स्थिरांक है, T आपका समय है, A है अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक, x है अभिकारक की T समय पश्चात की सांद्रता। तो ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, और इसका उदाहरण और व्यंजक लिखिए, ठीक है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आभासी एकाणुक अभिक्रिया उदाहरण द्वारा समझाइए। आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है, तो सिंपल वह अभिक्रिया जिनकी कोटि, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक ही, कहा गया वह अभिक्रिया जिसकी कोटि क्या हो, एक हो, परंतु आणविकता एक ना हो, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। सिंपल क्या कहा गया, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। और इसका उदाहरण लिख दो, C12H22O11 + H2O। ये जो आपका ऊपर दिया था यही वाला उदाहरण नीचे भी दे दिया है, C12H22O11 + जल, H+ की उपस्थिति, और ये क्या बन गया ग्लूकोज, ये क्या बन गया फ्रक्टोज। यहाँ पे 2 अणु हैं इसलिए आणविकता 2 है, और कोटि यहाँ पे आपने निकाल ही दी थी, कोटि कितनी आई थी 1, अर्थात कोटि 1 है। तो जहाँ पे कोटि 1 हो लेकिन आणविकता 1 ना हो, वह अभिक्रिया आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। अगला है संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती हैं। क्या लिखा गया कि संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती है, अर्थात बहुत कम होती है, ठीक है। आयनन ऊर्जाएं क्या होती है, निम्न होती है, मतलब बहुत कम होती हैं, तथा उनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। ये कारक उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं, इस कारण से धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें इतना ही लिखना था। तो प्रश्न संख्या 17 तक हो गया। आप चलते अगले प्रश्न की ओर। आप देखो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। कहा गया आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व क्या है। आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व क्या है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो कहा गया जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष में, या कह सकते हो n-2f कक्षकों में प्रवेश करता है, वे तत्व आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक f ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें f ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षकों में प्रवेश करता है, वे तत्व आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक f ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें f ब्लॉक तत्व भी कहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। अगला क्वेश्चन है एक्टिनाइड का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कीजिए, ठीक है। ये भी f ब्लॉक का तत्व ही है, एक्टिनाइड श्रेणी और लैंथेनाइड श्रेणी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक्टिनाइड का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कीजिए। तो यहाँ से हमने लिखा एक्टिनाइड्स को, देखो यार आप ये सोचो कि एक एक क्वेश्चन तैयार करें, आपके लिए कितनी मेहनत की गई है। ये 50 क्वेश्चन पहली बात तो लिखने में बहुत टाइम लगा, और ये वीडियो जो भी होगा वो भी 1 घंटे का बन जाएगा, ठीक है। तो हमारी मेहनत है, तो आपको भी मेहनत करना है और एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो सिंपल एक्टिनाइड क्या होता है, एक्टिनाइड्स को आवर्त 7 में आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है, और एक्टिनाइड्स को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के 5f कक्षक में प्रवेश पाता है, और इस श्रेणी में थोरियम Z = 90, Z का मतलब होता है, Z यहाँ पे समझ लेना, Z है परमाणु क्रमांक, इसका मतलब है थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लॉरेंशियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 तक के 14 तत्व सम्मिलित हैं। क्या कहा गया, एक्टिनाइड्स को आवर्त 7 में आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। एक्टिनाइड्स को द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन परमाणु के 5f कक्षक में प्रवेश पाता है, और इस श्रेणी में थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लॉरेंशियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 तक के 14 तत्व सम्मिलित हैं। और ये तत्व आवर्त सारणी में एक्टिनियम Z = 89 अर्थात 89 परमाणु क्रमांक का अनुसरण करते हैं, तथा भौतिक
तथा भौतिक तथा रासायनिक गुणों में उससे समानता प्रकट करते हैं, यही कारण है कि एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है, अगला लैंथेनाइड क्या, उनके नाम भी लिखिए। लैंथेनाइड क्या, उनके नाम लिखिए। तो लैंथेनाइड क्या होते हैं, ये भी ए ब्लॉक के तत्व है। देखो ए ब्लॉक में 2 श्रेणी होती है, पहले लैंथेनाइड श्रेणी फिर एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है, तो लैंथेनाइड श्रेणी में स्थित सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 से लेकर ल्यूटीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 71 तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड्स कहा जाता है। इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं और इस श्रेणी में परमाणुओं के 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। ठीक है, और लैंथेनाइडों के नाम जो है कहा गया, नाम लिखो। तो लैंथेनाइडों के नाम निम्न है, देख सकते हो 14 तत्वों के हमने यहाँ पे नाम लिखे हैं। पहला है सीरियम, दूसरा है प्रेजियोडिमियम, तीसरा है नियोडिमियम, ये माँ है। ठीक है, नियोडिमियम, ये है प्रोमीथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, हीवियम, अर्बियम, थूलियम, टर्बियम, ल्यूटीशियम। ठीक है, तो ये है लैंथेनाइड तत्वों के नाम। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से ये इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो 20 क्वेश्चन अभी हो पाए। ठीक है, आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है। जो संक्रमण तत्व होते हैं उसमें जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है, इसका आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे कहा गया संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से अधिक होती है। पहला कारण है धातु आयनों का छोटा आकार, दूसरा कारण है धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश, तीसरा कारण है लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षकों की प्राप्यता या डी कक्षकों का होना। यहाँ पे प्राप्यता लिख सकते हो या लिख सकते हो डी कक्षकों का होना। ठीक है, क्या लिख सकते हो, लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षकों का होना। तो ये है संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है। इसके 3 कारण है, ये तीनों कारण आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एकदम मस्त से इसको भी समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों द्वारा अंतराकाशी यौगिक तथा रंगीन यौगिक बनाने को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, कि संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक तथा रंगीन आयन क्यों बनाते, इसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिखा पहला अंतराकाशिक यौगिक का बनना। तो संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल परमाणुओं के निकटतम रूप से व्यवस्थित होने के बाद भी इसके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं जिन्हें अंतराकाश कहते हैं। एक चीज़ जान लो, जो अंतराकाश का ये मतलब है खाली स्थान। अंतराकाश का क्या मतलब है, खाली स्थान या रिक्त स्थान। देखो कहा गया संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल परमाणुओं के निकटतम रूप से व्यवस्थित होने के बाद भी इसके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान, देखो कहा गया ना रिक्त स्थान रह जाते हैं जिन्हें अंतराकाश कहते हैं। और इन अंतराकाशों में छोटे छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि स्थान ग्रहण कर लेते हैं और इसके साथ धातु परमाणु आवरण बना लेते हैं। इस प्रकार से अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला कि अंतराकाशी यौगिक क्यों बनाते हैं। अब बात आती है रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। तो देखो रंगीन आयनों का बनना या रंगीन यौगिकों का बनना। तो संक्रमण धातुओं के अधिकांशतः यौगिक ठोस अवस्था में या जेली विलयन में रंगीन होते हैं। वे आयन अथवा यौगिक जिनमें धातु के N-1D उपकोष अपूर्ण होते हैं अर्थात डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे ही प्रायः रंगीन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो, जिसमें कक्षक में क्या हो, अकेला इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित कहलाता है। जिसमें कक्षक में अकेला इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर कि अंतराकाशी यौगिक का बनना। ठीक है, संक्रमण तत्वों द्वारा अंतराकाशी यौगिक का बनना और रंगीन आयनों का बनना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है लिगेंड क्या है और 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, लिगेंड क्या है और इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो कहा गया वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में, संकर यौगिक का मतलब समझते हैं, संकर यौगिक का मतलब ही है उपसहसंयोजन यौगिक। तो वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़ी होती है लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, और इसका सूत्र है देखो K4FeCN का होल 6। जैसे आपका यहाँ पे CN आपका जैसे 6 लगे हुए तो CN क्या है, लिगेंड है। ठीक है, तो आपको ये बताना था, 2 उदाहरण देना था। पहला उदाहरण है K4FeCN का होल 6 जहाँ CN माइनस आयन क्या है, ये जो CN लगा है ये ही लिगेंड है। 6 CN लगे तो 6 लिगेंड है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है CuNH3 का होल 4 ऊपर 2+। तो यहाँ पे NH3 जो है NH3 आपका लिगेंड है, यहाँ पे NH3 लिगेंड है, यहाँ पे CN लिगेंड है। तो यही पूछा कि था लिगेंड क्या है और इसके 2 उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण हमने दे दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो 23 क्वेश्चन हो गया। अब चलते आगे।
आप देखो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि CuNH3 का होल 4 SO4 में Cu की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, CuNH3 का होल 4 SO4 में Cu की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, तो ऑक्सीकरण संख्या तो हमने आपको निकालना बताया हुआ है, यहाँ पे भी बता देते हैं। जैसे देखो Cu की निकालनी है, जिसकी निकालनी हो पहले उसे x मान लेते हैं, तो x मान लो Cu को। ठीक है, फिर प्लस लगाओ। NH3 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, NH3 की होती 0, तो 0 लिखो। और कितने NH3 है, 4, तो 0 में कर दो 4 का गुणा। ठीक है, सिंपल क्या किया, पहले Cu की x लिखी, NH3 की 0, तो 0 लिख दिया, और 4 का गुणा तो 4 का गुणा। फिर प्लस लगाओ, SO4 की होती -2, तो -2 लिखो और बराबर में लिख दो 0। ठीक है, इस टाइप से आपका निकाला जाता है। सिंपल समझो, Cu की x मानी, NH3 की तो 0 होती, तो 0, 4 का गुणा कर देंगे क्योंकि 4 NH3 है। फिर प्लस लगाया, सल्फेट SO4 की कितनी होती है, SO4 की होती है -2, -2 होती, तो हमने यहाँ -2 लिखा, बराबर में कर दिया 0। सॉल्व कर लो, x प्लस 4 का गुणा 0 में 0, -2 बराबर 0। यहाँ से अगर -2 को उधर भेज दे तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 2, और ये प्लस का 2 क्या हो जाएगी, Cu की ऑक्सीकरण नंबर। ठीक है, Cu की ऑक्सीडेशन नंबर, यही आपका +2। आपसे कह रहा था Cu की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ या ऑक्सीकरण संख्या बताओ, तो आपने कैसे निकाला, Cu को x मान लिया, NH3 की होती है 0, NH3 की 0 होती ही है। ठीक है, 4 है तो 0 गुणे 4, और SO4 की -2 तो -2, और x इक्वल टू आ गया +2। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से हमने आपको ट्रिक से निकालना बताया हुआ है, कैसे आप ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकते हो। अगर वीडियो नहीं देखा तो जाके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपसहसंयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कि उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, इसको परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक आबंधों की संख्या धातु की उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, कह रहा था उपसहसंयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए, तो लिखा गया, संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक आबंधों की संख्या धातु की उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, मतलब जो केंद्रीय धातु आयन होगा उसके साथ लिगेंड ने जो उपसहसंयोजक आबंध बना रखे होंगे उन्हीं की संख्या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है। प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, तो यहाँ पर से आपको इसका सूत्र ही लिख देना है। प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये आपका प्रभावी परमाणु क्रमांक हो जाएगा कि परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न संख्या 26 हो गया। अगला है, संकर आयन को परिभाषित कीजिए। आपको पहले ही बताया, संकर आयन कहा जाए या उपसहसंयोजन यौगिक कहा जाए, एक ही बात है। तो यहाँ से लिखा गया, उदासीन अणुओं या आयनों के केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजन आबंध द्वारा आबंधित होने से प्राप्त स्पीशीज पर यदि धन या ऋणावेश उपस्थित होता हो तो ऐसे स्पीशीज को संकर आयन कहते हैं। क्या कहा गया, उदासीन अणुओं या आयनों के केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक आबंध द्वारा आबंधित होने से प्राप्त स्पीशीज पर यदि धन या ऋणावेश उपस्थित होता हो तो ऐसी स्पीशीज को संकर आयन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आप देखो अगला क्वेश्चन जो है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा कि क्लोरोफॉर्म, क्या लिखा कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेटकर अंधेरे में मुंह तक भर के रखा जाता है तथा 1% एथिल अल्कोहल की कुछ बूंद मिलाकर रखा जाता है। ठीक है, इस तो कहा गया था, क्वेश्चन क्या कह रहा था पहले समझो। कहा गया था क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती है, तो यहाँ पे सावधानियां ही लिखी गई हैं कि आपको क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में काले कागज में लपेटकर अंधेरे में मुंह तक भरकर तथा 1% एथिल अल्कोहल की कुछ बूंद मिलाकर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये है प्रकाश एवं वायु से बचाने के लिए ये सावधानियां की जाती हैं। अगला है, फ्रैंकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या होती है, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखो इस पे क्या होता है। ठीक है, सिंपल फ्रैंकलैंड अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या होती है, सिंपल आपको केवल समीकरण देना है। तो यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, एथिल आयोडाइड। पहले क्या लेना है, एथिल आयोडाइड C2H5I, इसका नाम है एथिल आयोडाइड। फ्रैंकलैंड अपक्रिया में क्या होता है, जैसे एथिल आयोडाइड लिया, इसकी क्रिया कर दो जिंक से। ठीक है, जिंक से क्रिया कर दो और फिर क्या होगा इसमें देखो। ठीक है, जैसे ही आप एथिल आयोडाइड की क्रिया जिंक से करते हो और क्या करो यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल देखो यहाँ पे 2 का गुणा कर दो। ठीक
ठीक है। ये जो C2H5 आई नाम लिख लेना इसका, एथिल आयोडाइड, इसका नाम जिंक, ठीक है। जब एथिल आयोडाइड जिंक से क्रिया करता है तो जब 2 का गुणा हो गया तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन लिख दो C4, और हाइड्रोजन कितने हो गए 2 का गुणा है तो 10, तो हाइड्रोजन 10 C4H10 बनता है प्लस Zn और 2 आयोडीन मिलकर ZnI2 बाहर निकलता है, ठीक है। ये सिंपल सी अपक्रिया होती है और इस अपक्रिया को फ्रैकलैंड अपक्रिया कहते हैं। इसका नाम क्या है, ब्यूटेन नाम है, C4H10 का नाम है ब्यूटेन, ठीक है। फ्रैकलैंड अपक्रिया पे क्या होता है, सिंपल एथिल आयोडाइड लेना होता है, जिंक लेना होता है और उसकी अपक्रिया से ब्यूटेन बनता है और ZnI2 जिंक आयोडाइड बाहर निकल जाता है। यह अभिक्रिया ही फ्रैकलैंड अपक्रिया कहलाती है। तो ये हो गया 29 नंबर तक क्वेश्चन। आप चलते आगे। आप देखो प्रश्न संख्या 30, कहा गया एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही, ठीक है, क्या कहा गया, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का समीकरण लिखिए। तो देख सकते हो सिंपल हमने क्या ले लिया, एथिल ब्रोमाइड। आपसे एथिल ब्रोमाइड का हमने एथिल ब्रोमाइड ले लिया CH3CH2Br। अब इसकी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया लिखनी, तो जब एथिल ब्रोमाइड KCN अर्थात पोटेशियम साइनाइड से अपक्रिया करता है जलीय एथेनॉल की उपस्थिति में, और यह अपक्रिया कहलाती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिससे क्या होता है CH3CH2 और ये CN आपका ये बाहर निकलता है और यहाँ से K और Br मिलकर ये अलग बाहर निकल जाता है। यह अपक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। सिंपल क्या कहा गया था कि एथिल ब्रोमाइड की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का समीकरण लिखिए। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एथिल ब्रोमाइड, और इसकी अपक्रिया कर दी, नाभिक स्नेही करना था तो हमने इसकी अपक्रिया कर दी पोटेशियम साइनाइड से जलीय एथेनॉल की उपस्थिति में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिससे CH3CH2CN बाहर निकला और KBr अलग बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये अपक्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगला क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल तथा इसका नाम क्या है, CH3OCH3 का डाइमेथिल ईथर, C2H5OH जिसका नाम है एथिल अल्कोहल, CH3OCH3 जिसका नाम है डाइमेथिल ईथर, ठीक है। दोनों का सूत्र भी याद कर लो, एथिल अल्कोहल का ये है डाइमेथिल ईथर का, ठीक है। तो C2H5OH तथा CH3OCH3 दोनों के अणुभार समान हैं, किंतु कमरे के ताप पर एथिल अल्कोहल द्रव है तथा डाइमेथिल ईथर जो है ये क्या है, गैस है, ऐसा क्यों, ठीक है। दोनों के अणुभार जो है समान है लेकिन कमरे के ताप ये द्रव है और ये गैस है, ऐसा क्यों। तो इसका उत्तर ये है कि एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंद होता है, जिसके कारण इसके अणुओं का संगुणन हो जाता है और यह द्रव अवस्था में रहता है, जबकि आपका जो डाइमेथिल ईथर CH3OCH3 है के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंद नहीं होता, इसलिए गैस है। सिंपल सा ये कहना है कि एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंद होता है, ठीक है। देखो कहा गया इसके अणुओं का संगुणन हो जाता है और यह द्रव अवस्था में रहता है, जबकि CH3OCH3 के मध्य हाइड्रोजन बंद नहीं होता, इसलिए यह गैस है, ठीक है। तो इसका ये उत्तर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन भी। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है, ठीक है। ऐसा मतलब क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल क्या करे, एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करे, तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, नाम लिख लेना एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल। तो जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है, एकदम आसान से अपक्रिया, देखो CH3CO और ये वाला O, देखो CH3 पहले CO लिखा, ये वाला CH3CO, ये O लिखा, ये O लिख दिया, ये CH3, ये CH3 लिख दो और यहाँ से ये H और Cl मिला के Cl बाहर। ये अपक्रिया आपकी कौन सी अपक्रिया कहलाती है, देखो कहा गया था क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल, ये मेथिल अल्कोहल है, ये है एसिटिल क्लोराइड और ये बन गया मेथिल एसीटेट, ठीक है। इसका नाम है मेथिल अल्कोहल। जब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया की तो मेथिल एसीटेट और HCl बनाया। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 33, कह रहा है सेट-जैप नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो ये वाला गलत हो गया था, ठीक है। सेट-जैप नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेट-जैप नियम क्या होता है, तो देखो एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 पर गर्म करने पर अल्कोहल का OH तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2O के अणु के रूप में निकल जाते हैं तथा एथिलीन बनाते हैं और यह अपक्रिया सेट-जैप नियम कहलाती है। क्या करना है, सिंपल एथिल अल्कोहल लेना है। एथिल अल्कोहल का सूत्र अभी ऊपर पता चला क्या होता है, ये तो मेथिल अल्कोहल का था, आप पता कर लो। अच्छा, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। इसका क्या नाम है, एथिल अल्कोहल C2H5OH कि आपको सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 70 पर एल्कोहल का OH कहा गया। सेट-जैप नियम पर एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 70 पर गर्म करने पर एल्कोहल का OH अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलाकर H2O के अणु के रूप में निकल जाते हैं तथा एथिलीन बनता है,
ठीक है, तो इसमें भी एकदम सिंपल सी क्रिया होगी। एथिल अल्कोहल पहले ही ले लिया, अब आपको सांद्र H2SO4 लेना है, तो यहाँ पे लिख दो सांद्र H2SO4। ठीक है, सिंपल ये लिख दिया। और 160 से 170 का टेम्परेचर, तो 160, ठीक है, ये 160 है और 170, 160 से 170 का टेम्परेचर हो जाएगा, अर्थात तापमान हो जाएगा, जिससे अल्कोहल का OH तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2O के अणु के रूप में निकल जाता है और एथिलीन बनता है। ये OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन मिलकर जल आपका बना लेगा H2O, और क्या बनेगा, एथिलीन बन जाता है। देखो कहा गया ना, एथिलीन बन जाता है, तो C2H4 आपका, जिसका नाम एथिलीन बन जाएगा। ये सिंपल से क्रिया ही सेट-जैप नियम, इसका नाम एथिल अल्कोहल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 पर क्रिया हुई, जिससे C2H4 और जल अलग हो जाता है, और यह नियम सेट-जैप नियम कहलाता है। बस इतना लिख देते तो आपके नंबर कन्फर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 33 तक। आप चलते आगे। आप देखो अगला प्रश्न है 34। आप मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, एक रासायनिक परीक्षण तथा अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद अर्थात अंतर कैसे बताएंगे, एक रासायनिक परीक्षण तथा अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तो हमने लिखा मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में विभेद आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। एथिल अल्कोहल की जब आयोडीन तथा जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस आयोडोफॉर्म बनता है। देखो ये एथिल अल्कोहल है, इसको आयोडीन और NaOH के साथ गर्म किया, जिससे आयोडोफॉर्म, इसका नाम लिख लेना, CHI3 का नाम है आयोडोफॉर्म। ठीक है, CHI3 आयोडोफॉर्म बनता है, NaI सोडियम आयोडाइड बनता है, सोडियम फार्मेट बनता है और जल बनता है। और सिंपल यह अभिक्रिया केवल एथिल अल्कोहल ही देता है, मेथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। देखो आपसे कहा गया मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में अंतर बताओ या विभेद बताओ, तो आपने एक परीक्षण लिखा आयोडोफॉर्म परीक्षण। आपने क्या लिखा कि एथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, लेकिन मेथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। आयोडोफॉर्म परीक्षण में होता क्या है, जब एथिल अल्कोहल आयोडीन और NaOH से क्रिया करता है तो आयोडोफॉर्म बनाता है, या केवल एथिल अल्कोहल ही कर सकता है, मेथिल अल्कोहल नहीं कर सकता। तो ये इसका अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए। यूरोट्रोपिन क्या होता है, तो हमने यहाँ लिखा फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है, जिसे यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। सिंपल क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, या अमोनिया NH3 से क्रिया करेगा, जिससे CH2 का होल 6N4 बनेगा, जिसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या दूसरा नाम है यूरोट्रोपिन। ठीक है, सिंपल CH2 का होल 6N4 प्लस 6H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन है फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो देखो फार्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। इस विलयन यह विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, फार्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है, और यह विलयन मृत जीवों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है स्मिथ अपक्रिया द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मिथ अपक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाई जाती है, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है स्मिथ अपक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाई जाती है, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो इसका देखो आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनता है, और यह अपक्रिया स्मिथ अपक्रिया कहलाती है। क्या कहा गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनता है, और यह अपक्रिया स्मिथ अपक्रिया कहलाती है। तो सिंपल कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो गया, RCOOH, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। N3H से क्रिया हुई सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो RN, देखो यहाँ से RN, ये हाइड्रोजन मिलकर RNH2 बनता है, यहाँ से नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये जो RNH2 बना इसी को कहते हैं प्राथमिक एमीन। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल देना चाहो तो यहाँ पे R की जगह आप CH3 लगा सकते हो, CH3COOH N3H से क्रिया करेगा सांद्र H2SO4 में, तो ये CH3NH2 नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका नाम है एसिटिक अम्ल, नाम लिख लेना जरा। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख लेना, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल, इसका नाम है मेथिलेमीन। ठीक है, सिंपल नाम नोट कर लेना, एसिटिक अम्ल CH3COOH का, इसका हाइड्रोजोइक अम्ल, इसका मेथिलेमीन, इसका नाइट्रोजन, इसका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 37 नंबर तक हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब अगला क्वेश्चन है रायमन टीमन अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए या समीकरण सहित समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अपक्रिया भी रायमन टीमन। तो देखो फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है और यह अपक्रिया रायमन टीमन अपक्रिया कहलाती है। सिंपल सी अपक्रिया है। देखो फिनॉल लेना है आपको और क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH। जब आप इसे लोगे तो देखो ये OH जैसा लगा, आपको वैसे ही लगा देना है और यहाँ से CH और ये वाला ऑक्सीजन मिला के ऐसे लगा देना है। इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलएल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, सैलिसिलएल्डिहाइड। और यहाँ से 3Na और 3Cl मिलके 3NaCl बाहर निकलेगा और OH है तो 2H2O भी बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल सी अपक्रिया रायमन टीमन अपक्रिया होती है। आपसे कहा गया था रायमन टीमन अपक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। तो फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है और यह अपक्रिया रायमन टीमन अपक्रिया कहलाती है। ये आपका फिनॉल है, ये इसका नाम लिख लेना फिनॉल, इसका नाम क्लोरोफॉर्म, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये सैलिसिलएल्डिहाइड। आप देखो अगला क्वेश्चन है एथिलेमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। ये जो आपकी एथिलेमीन है क्षारीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करती है। तो देखो नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिलेमीन अन्य अमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है या एक दुर्बल एकाकी क्षारक का व्यवहार प्रदर्शित करती है। देखो एथिलेमीन का सूत्र होता है C2H5NH2। अब आपसे कहा गया नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो इस नाइट्रोजन परमाणु पर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का युग्म उपस्थित होता है जिसके कारण एथिलेमीन अन्य अमीनों की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन का युग्म उपस्थित है इसी के कारण ही ये एथिलेमीन जो है क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, ठीक है। आप प्रश्न संख्या 40 है नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अपक्रिया लिखिए। तो देखो आपको नाइट्रोबेंजीन का क्या करना है, उदासीन माध्यम में अपचयन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया करो। तो सिंपल नाइट्रोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5NO2। अपचयन करना अर्थात हाइड्रोजन से क्रिया कर दी जिंक और NH4Cl की उपस्थिति में, जिससे C6H5NO बनेगा और फिर आप इसका अपचयन करोगे जिससे C6H5NHOH बनेगा जिसका नाम होगा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है। ये आपका है नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन करने पर फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 एनिलीन को क्लोरोबेंजीन द्वारा कैसे प्राप्त कीजिएगा। तो देखो क्लोरोबेंजीन को जब क्यूपरस ऑक्साइड CO2O की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 60 वायुमंडलीय दाब पर जलीय अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो एनिलीन प्राप्त होता है। ये सिंपल क्लोरोबेंजीन है। C6H5Cl का नाम क्या, क्लोरोबेंजीन। क्यूपरस ऑक्साइड कहा तो CO2O लिया और क्या कहा 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप 60 वायुमंडल दाब। वायुमंडल को ATM भी लिखते हैं, ATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जिसे वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। और क्या CO2O लेना था और क्या लेना, अमोनिया लेना। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। जब इससे क्रिया करोगे तो C6H5NH2 जिसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन। C6H5NH2 का नाम है एनिलीन बन जाएगा। यहाँ से CO2 और 2 Cl मिलकर CO2Cl2 निकल जाएगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जल बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल क्लोरोबेंजीन, अमोनिया और ये क्या है आपका क्यूपरस ऑक्साइड जिससे आपका C6H5NH2 CO2Cl2 और जल बनता है, ठीक है। आप देखो अगला क्वेश्चन है आपका सबसे लास्ट चैप्टर पे हम पहुँच चुके हैं, जैवाणु चैप्टर पे, कि कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जिनके जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। ये जान लो यार, अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपके एकदम मस्त से पेपर में 15 से 20 नंबर तो आप ले ही आओगे, ठीक है। और ज़्यादा ही लाओगे, कम नहीं लाओगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को तैयार भी करना और वीडियो को भी लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिससे वो भी ये क्वेश्चन तैयार कर सके और बढ़िया बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 42। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 43 मोलिस परीक्षण क्या है। मोलिस परीक्षण क्या होता है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक बरख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 मिलीलीटर अल्फा नैप्थॉल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांड H2SO4 की डालने पर बैंगनी रंग का वलय बनता है और यह मोलिस परीक्षण कहलाता है, ठीक है। क्या कहा गया था, यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 मिलीलीटर अल्फा नैप्थॉल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद H2SO4 की डालने पर बैंगनी रंग का वलय बनता है और यह मोलिस परीक्षण कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 44 इनुलिन से फ्रक्टोज कैसे प्राप्त करते हैं, समीकरण दीजिए। तो इनुलिन डहेलिया की पौधों की गांठों से प्राप्त एक प्रकार का स्टार्च होता है और इनुलिन को तन H2SO4 के साथ जल अपघटित करने पर
फ्रक्टोज औद्योगिक मात्रा में बनता है। ठीक है, तो इनुलिन का जो सूत्र होता है C6H10O5 और यहाँ पे बाहर N, ठीक है, प्लस NH2O तनु H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होगी जिससे आपका C6H12O6 बनेगा जिसका नाम होगा फ्रक्टोज। ठीक है, ये है आपका इनुलिन। जब इसका जल अपघटन होता है, जल से क्रिया होती है तनु H2SO4 में, तो फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है लिपिड क्या है, इनके प्रमुख कार्य भी बताइए। ठीक है, तो लिपिड क्या होते हैं? वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ है जो निम्न ध्रुवण के कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर क्लोरोफॉर्म में विलय होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लिपिड इस प्रकार है, जैसे पहला वसा और तेल, दूसरा फास्फोलिपिड, तीसरा स्टेरॉयड, चौथा टर्पीन्स। ठीक है, तो ये है लिपिड और इसके कुछ उदाहरण चार। ठीक है, फिर कह रहा है लिपिड के कार्य बताओ। तो लिपिड का पहला कार्य कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में शरीर में को ऊर्जा प्रदान करना। अभाव मतलब कमी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव या कमी में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना। स्टेरॉयड कोशिका झिल्ली के घटक हैं। और चौथा, ये हार्मोन्स विकास, वृद्धि, पोषण, जनन क्षमता को नियंत्रित करते हैं। तो ये है लिपिड के कार्य और ये है लिपिड की परिभाषा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 45 तक कंप्लीट। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 46 नंबर, मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है। ठीक है, वसा जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है और शरीर को बाहरी सर्दी गर्मी से भी बचाती है। यह है मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, टालिन अपकर्मक क्या है? इसकी ग्लूकोज के साथ अपक्रिया का समीकरण दीजिए। तो देखो, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टालिन अपकर्मक कहलाता है। ठीक है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टालिन अपकर्मक कहलाता है। फिर कहा गया इसकी ग्लूकोज के साथ अपक्रिया लिखो। तो टालिन अपकर्मक की ग्लूकोज के साथ अपक्रिया, तो यहाँ पे हमने लिखा ग्लूकोज टालिन अभिकर्मक को सिल्वर दर्पण में या सिल्वर के काले अवक्षेप में अपचयित कर देता है। ठीक है, देखो ये ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है, इसका ओपन स्ट्रक्चर है ये CHOH का होल 4 CH2OH। जब इसकी आपका टालिन अपकर्मक Ag2O, इसका नाम है टालिन अपकर्मक के साथ क्रिया हुई, गर्म किया गया जिससे इसका ऑक्सीजन यहाँ पे लग गया, तो COOH CHOH का होल 4 CH2OH और 2Ag आपका बाहर निकल गया। ये आपका सिल्वर का काला अवक्षेप बना। ये क्या है? सिल्वर का काला अवक्षेप या सिल्वर दर्पण। ठीक है, तो ये है टालिन अपकर्मक, इसे कहते हैं सिल्वर दर्पण या सिल्वर का काला अवक्षेप। ये है ग्लूकोज, ये है टालिन अपकर्मक, ये है ग्लूकोनिक अम्ल, ये है सिल्वर का काला अवक्षेप। ठीक है, तो ये था टालिन अपकर्मक क्या और इसकी अपक्रिया ग्लूकोज के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फेलिंग विलयन क्या होता है? जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है? ठीक है, तो कहा गया है कि क्यूपरिक ऑक्साइड के विलयन को फेलिंग विलयन कहते हैं। क्यूपरिक ऑक्साइड के विलयन को फेलिंग विलयन कहते हैं। ग्लूकोज की फेलिंग विलयन से अपक्रिया करने पर क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। तो सिंपल, जब ये ग्लूकोज है, ठीक है, CHOH का होल 4 CH2OH, जब आप इसे क्यूपरिक ऑक्साइड या फेलिंग विलयन, इसका क्या नाम है? फेलिंग विलयन, क्योंकि कहा गया क्यूपरिक ऑक्साइड के विलयन को फेलिंग विलयन कहते हैं। तो ये फेलिंग विलयन से जब अपक्रिया होती है तो ये ऑक्सीजन इसके पास लग जाता है, तो COOH CHOH का होल 4 CH2OH और यहाँ से CO2 आपका बाहर निकल जाता है, क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। ठीक है, तो ये है फेलिंग विलयन। जब ग्लूकोज फेलिंग विलयन से अपक्रिया करता है तो क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। ठीक है, तो 48 प्रश्न ये कंप्लीट होते हैं। आप चलते अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, ज्विटर आयन का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, ज्विटर आयन क्या होते हैं इनको बताइए। तो यहाँ पे लिखा गया एमिनो अम्लों में एक कार्बोक्सिल समूह तथा एक एमीन समूह होता है। जलीय विलयन में कार्बोक्सिल समूह तथा H+ या आपका H+ समूह तथा NH2 समूह इसे स्वीकार करता है। देखो फिर से समझो, फिर बताएं। ठीक है, कहा गया एमिनो अम्लों में एक कार्बोक्सिल समूह तथा एक एमीन समूह होता है। जलीय विलयन में कार्बोक्सिल समूह एक H+ को खोता है तथा NH2 समूह इसे स्वीकार करता है। इस प्रकार ज्विटर आयन का निर्माण होता है। देख सकते हो, ये आपका एक एमिनो अम्ल है जिसमें एक NH2 समूह एक कार्बोक्सिल समूह है। आपसे कहा गया कार्बोक्सिल समूह एक H+ को खोता है। ये जो H है इसके पास, ये इसको खो देगा, जिससे ये H जो है इसके पास चला जाएगा NH2 के पास और NH3+ बना लेगा और यहाँ COO- बना लेगा। और ये जो प्लस और माइनस आयन बने हैं इन्हीं को ज्विटर आयन कहते हैं। प्लस और माइनस आयन ही ज्विटर आयन कहलाते हैं। देखो फिर से पढ़ लो, एमिनो अम्लों में एक कार्बोक्सिल समूह COOH समूह तथा एक एमीन समूह NH2 समूह होता है। जलीय विलयन में COOH समूह
हूँ एक H+ खो होता है, ये जो COOH है ये अपना H+ खो देगा और ये H+ ये NH2 ग्रहण करके NH3+ बना लेगा, ठीक है। और इसका नाम है ज्विटर आयन, जो प्लस और माइनस आयन बने हैं यही ज्विटर आयन कहलाते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको उदाहरण दे देना, ये परिभाषा लिख देनी है, ठीक है। तो 49 क्वेश्चन ये हो गया। 50वां क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DNA तथा RNA में अंतर लिखिए, ठीक है। DNA और RNA में अंतर लिखिए। तो देखो DNA क्या होता है, RNA क्या होता है। DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, ये पहला है इसका, और RNA में राइबोज शर्करा होती है। तो पहला अंतर है कि DNA में राइबोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और RNA में राइबोज शर्करा होती है। फिर कहा गया DNA में साइटोसिन व थायमिन पिरामिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं, ये पिरामिडिन लिखा हुआ है कि DNA में साइटोसिन व थायमिन पिरामिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं, लेकिन RNA में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरामिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं, ठीक है। तीसरा अंतर है DNA की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, लेकिन RNA की एकल कुंडली अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, ठीक है। DNA आनुवंशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है, लेकिन RNA प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो ये है DNA RNA में 4 अंतर, ठीक है। तो देख सकते हो भैया 50 के 50 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इनको तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर आपके पक्के, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। और यार